उस रात स्कूल की छत पर खड़ा जेम्स शहर को देख रहा था। हवा तेज थी, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। और फिर अगले ही पल वो मुड़ा और अंधेरे में खो गया। अगले दिन जेम्स कार्टर स्कूल नहीं आया। पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही बात हो रही थी, रैंक 1 वाला लड़का गायब हो गया। कोई कह रहा था वो ट्रांसफ़र हो गया, कोई कह रहा था उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन जैक के लिए ये कोई साधारण बात नहीं थी, क्योंकि वो जानता था जेम्स जैसा इंसान बिना वजह गायब नहीं होता। फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ जैसे सामान्य हो गया। हर कोई फिर से अपने काम में लग गया। यहाँ किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। और इस दुनिया में जहाँ लोग अब भी अपने पुराने खेल खेल रहे थे, झूठे रिश्ते और एक दूसरे का इस्तेमाल, वहीं एला मुझे देख रही थी और एक पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि मैं सच बोल रहा हूँ या कोई नया नाटक कर रहा हूँ। तभी एला का फोन बजा। रायन का मैसेज था। एला, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया? मुझे एक प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? एला और रायन करीब भी इसीलिए आए थे क्योंकि पिछले कुछ दिनों से रायन अक्सर उससे होमवर्क के बहाने बात करता था, लेकिन जब से उनकी लड़ाई हुई थी वह उसे पूरी तरह इग्नोर कर रहा था। एला को लगा था कि आज सुबह के बाद सब खत्म हो गया, पर अब वह फिर से मैसेज कर रहा था। मैं थोड़ा झुका और एला मेरे पास आने की कोशिश कर रही, तो फिर मैं भी अपना खेल खेलूंगा। और और मैंने एला के फोन पर नजर डाली। जैसे ही देखा कि मैसेज रायन का है, मैंने सीधे रायन की आवाज की नकल उतारते हुए उसे जोर से पढ़ दिया। एला ने तुरंत मुझे घूर कर देखा और अपनी फोन स्क्रीन बंद कर दी। तुम मेरा फोन क्यों देख रहे हो? मैंने कहा, बस एक नजर पड़ गई, उसने तुम्हें मैसेज किया है, इसका मतलब उसने तुम्हें माफ कर दिया। वाह, ये तो बहुत जल्दी हो गया। एला को यह देखकर थोड़ा अजीब लगा कि मैं उसके और रायन के मामले में इतनी दिलचस्पी ले रहा हूँ। हमेशा से हमारे बीच सब ठीक ही रहा है, उसने सफाई दी। मैंने तंज कसते हुए कहा, तो फिर आज तुम मेरे साथ घर क्यों आई? वो तुम्हें ढूंढ रहा है, जाओ जल्दी सुलह कर लो। वो तुम्हें एक पालतू कुत्ते की तरह नचा रहा है। एला ने डिफेंसिव होते हुए मुझसे पूछा, मेरे और उसके बीच सब ठीक है या नहीं? तुम्हें उससे क्या? मैंने उसकी ओर देखा। क्या मैं बस तुम्हारी फिक्र नहीं कर सका? जरा सोचो, जैसे ही तुम मेरे साथ घर आई, उसने तुरंत पैच अप करने के लिए मैसेज कर दिया। ऐसा क्यों? एला को रायन की कही हुई बातें याद आईं। उसने ही तो कहा था कि वह मेरे साथ होने का नाटक करे, यहाँ तक कि उससे ब्रेकअप का नाटक भी करे। एला के दिल में रायन की छवि एक निर्मल चांद, प्योर ब्राइट मून की तरह थी, जिसके मन में कभी ऐसे गंदे विचार नहीं आ सकते। लेकिन अब उसकी बातों और इस अचानक आए मैसेज को जोड़कर एला हैरान थी। उसने मेरी तरफ देखा और फिर भी रायन का बचाव किया। रायन ऐसा नहीं है, शायद उसे वाकई वो सवाल समझ ना आया हो। मैंने बस एक कहा। एक क्विक नोट, कुछ कैरेक्टर्स का लुक चेंज है, लेकिन नाम सेम है, तो वो एडजस्ट कर लेना। कितना इत्तेफाक है। फिर उसकी इस मरते दम तक सच न मानने की आदत को देखकर मैं चुपचाप सोने के लिए ऊपर चला गया। अब क्योंकि एला ने मेरे साथ फिर से रहना शुरू कर दिया। अगली सुबह स्कूल का ड्रामा। एला भी अपने कमरे में चली गई और रोज की तरह उसे होमवर्क समझाने लगी। बाद में दोनों के बीच थोड़ी चैटिंग हुई। रायन ने कहा, आज सुबह मैं थोड़ा जल्दबाजी में था, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? एला ने खुद को संभालते हुए लिखा, नहीं। रायन का अगला मैसेज आया, एला, मैं तुम्हें वाकई बहुत पसंद करता हूँ। मैं रोज तुम्हारी चिंता करता हूँ। तुम्हें दुखी देखकर मेरा दिल किसी और से ज्यादा टूटता है। मुझे लगता है कि किसी को चाहने का मतलब उसकी परवाह करना है। अच्छा है कि तुम जैक के साथ हो। उसने आखिरकार तुम्हें स्वीकार कर लिया, तो प्लीज अब उसे और नाराज मत करना। उसकी बातों में बार बार जैक का नाम सुनकर एला को समझ नहीं आ रहा था कि रायन उसे पसंद करता है या जैक को। उसे लगा जैसे रायन को मेरे साथ ही होना चाहिए। उसने रिप्लाई करना बंद किया और सो गई। अगली सुबह मैं और एला साथ स्कूल गए। आज एला कार से जल्दी नहीं उतरी, बल्कि मेरे साथ ही स्कूल के गेट तक आई। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें डर नहीं लग रहा कि लोग देख लेंगे? एला मुस्कुराई, क्या तुम खुश नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? मैंने हाथ हिलाकर मना किया। जिसका पहले से बॉयफ्रेंड हो, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे डर है कि लोग मुझे घर तोड़ने वाला होम मेकर कहेंगे। एला ने मुझे इग्नोर किया और कार से उतर गई। मैं भी उसके पीछे पीछे बाहर आया। स्कूल के लोग हमें फिर से साथ देख रहे थे, लेकिन इस बार रायन वहां नहीं था। सब सोच रहे थे कि क्या एला ने रायन को डंप कर दिया। मुझे देखकर उनके मन में तुरंत ख्याल आया कि एला एक सोशल क्लाइंबर अपॉर्चुनिस्ट है जो अमीरों के पीछे भागती है। उनकी नजरों में उसके लिए नफरत साफ थी। जैसे ही हम क्लास में घुसे, रायन ने एला को देखा। उसकी आंखों में कल वाली कड़वाहट की जगह पानी जैसी नरमी थी, लेकिन एला ने उसे कोई भाव नहीं दिया। वह तब तक रुकी रही जब तक मैं बैठ नहीं गया, और फिर वह मेरे ठीक बगल में बैठ गई। उसके इस ठंडे बर्ताव ने रायन को चौंका दिया। उसे समझ नहीं आया कि एला इतनी दुखी क्यों लग रही है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए।
एला हर वक्त मेरे साथ रहती थी, खासकर रायन के सामने वह मेरे लिए बहुत ज्यादा वार्म लविंग हो जाती थी। हालांकि मुझे पता था कि वह सिर्फ रायन को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही है, पर मैंने उससे बहस नहीं की। मैं तो बस ये चाहता था कि लोग देखें कि एला मेरे सामने कैसे एक वफादार कुत्ते की तरह बर्ताव करती है। दोपहर के वक्त मैंने एला को एक छोटे से बगीचे ग्रोव की तरफ जाते देखा और मैं भी उसके पीछे चल दिया। मैंने देखा कि रायन ब्रैंडन वहां खड़ा था। एला सेरेना, क्या तुम अब से मुझे पूरी तरह इग्नोर करने का प्लान बना रही हो? मैं अपनी बाहें सिकोड़े, आर्म्स क्रॉस्ड इस पूरे सीन को बड़ी बेरुखी से देख रहा था। अपने पिछले जन्म में मैं इतना समझदार नहीं था और बहुत सी चीजें देख नहीं पाता था, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला था तो मैं देखना चाहता था कि रायन एला को कैसे हैंडल करता है। एला अभी भी रायन से बुरी तरह नाराज थी, लेकिन उसे अपने पास आता देख उसे अंदर ही अंदर एक अजीब सी संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। उसने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई और कहा, क्या तुमने ही मुझसे नहीं कहा था कि मैं उसके साथ रहूं और उसे नाराज न करूं? अगर मैं तुम्हारे ज्यादा करीब आई और उसे गुस्सा आ गया तो फिर क्या होगा? एला की बात सुनकर रायन ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। सब मेरी ही गलती है, उसने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा। मैं बस तुम्हें थोड़ा मिस कर रहा था। तुम्हें जैक नेथन के साथ रहने को सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि मैं चाहता था कि तुम ठीक रहो। मुझे लगा कि मैं अपनी भावनाओं, इमोशंस को कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। इतना कहते ही उसकी आंखें लाल हो गईं। मैंने मन ही मन सोचा, शानदार। अगर रायन एक्टर नहीं बना तो यह टैलेंट वाकई बर्बाद हो जाएगा। एला को तो छोड़ो, उसकी एक्टिंग देखकर तो मेरा भी दिल थोड़ा पसीज गया। जैसा कि उम्मीद थी, रायन की बातें सुनकर एला काफी देर तक खामोश रही। उसकी नाराजगी अब कम होने लगी थी और उसका लहजा टोन थोड़ा नरम पड़ गया। अगर मैं जैक के साथ ना रहूं तो क्या तुम तब भी मेरे साथ रहोगे? ये सुनकर रायन उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा, जैसे पूछ रहा हो कि इसका क्या मतलब है। एला को उसका जवाब मिल चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और पूछती रही, मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम सिर्फ तभी मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो जब मैं जैक के साथ होती हूँ? रायन कुछ सेकंड्स के लिए खामोश रहा, फिर बोला, एला, बेशक ऐसा नहीं है। चलो, अब से मैं उसके साथ और नहीं जाऊंगा। एला को लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से वह बहुत ज्यादा थका देने वाला नाटक कर रही थी। हर दिन उसे ग्रीन हाउस नेथन्स हाउस जाना पड़ता था। मेरे चेहरे के भाव पढ़ने पड़ते थे और ये देखना पड़ता था कि मैं सोफिया सेलेस्ट के साथ कितना लवी डवी बर्ताव कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कहा था कि यह सब सिर्फ दिखावा है, फिर भी उसे देखकर उसे बहुत अजीब लगता था। उसे लगा कि शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सोफिया से बहुत नफरत करती है और मुझे उसके साथ अच्छा बर्ताव करते हुए नहीं देख सकती। उसने भावुक होकर कहा, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मुझे कोई और पसंद नहीं है। यह सुनते ही रायन के चेहरे के हाव भाव एकदम ठंडे पड़ गए। उसे लगा कि एला फिर से जैक से ब्रेकअप करना चाहती है और अपना सारा आत्मसम्मान, प्राइड खोकर वापस पुराने ढर्रे पर जाना चाहती है। एला आगे बढ़ी और उसने रायन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रायन तुरंत पीछे हट गया। ये कैसा बर्ताव है? तुम बिगर पिक्चर के बारे में क्यों नहीं सोचती? ये वाकई बहुत चिढ़ा देने वाला अनोइंग है। क्या तुम्हें मेरी पिछली बातें समझ नहीं आई? रायन का लहजा अचानक बदल गया था। एला बस उसे देखती रह गई। जब भी मैं उसे इस बारे में चिढ़ाता था, वह हमेशा जिद करती थी कि रायन ऐसा इंसान नहीं है। लेकिन आज रायन के रवैये ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। रायन ने सीधे शब्दों में कह दिया, अब से हम सिर्फ फोन पर बात करेंगे। ग्रेजुएशन तक हम सिर्फ रेगुलर फ्रेंड्स हैं। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या तुम मुझ पर यकीन कर सकती हो? उसने उसे फुसलाने वाले अंदाज कोक्सिंग टोन में कहा और वहां से तुरंत चला गया। एला वहीं खड़ी अपनी तकदीर पर कड़वी हंसी हंस रही थी। कैसा लगा? कैसा प्यार? मैंने उसे दूर से देखा और सोचा कि वह इसी के लायक है। पहले इन दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया था और अब इन्हें कुत्तों की तरह लड़ते देखना वाकई बहुत मनोरंजक एंटरटेनिंग था। दो मतलबी लोग इस बात का कंपटीशन कर रहे थे कि कौन बेहतर एक्टिंग कर सकता है। क्लास का माहौल, मैं वापस क्लास में चला गया। हालांकि मेरा बहुत मन था कि मैं एला के पास जाकर उसका मजाक उड़ाऊं, लेकिन मैंने खुद को रोका। मैं अपनी सीट पर बैठा होमवर्क करने लगा। एला अगली क्लास शुरू होने से ठीक पहले वापस आई। मैं अपना काम कर रहा था कि अचानक उसने मेरी कलाई रिस्ट पकड़ ली। मैं बुरी तरह चौंक गया। तुम क्या कर रही हो? क्लास के बाकी बच्चों ने भी हमारी तरफ देखा। मेरी घबराहट और सावधानी गार्डेड एक्सप्रेशन देखकर एला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने अपना सिर झुकाया और फिर से होमवर्क करने लगा। एला मेरे बगल में बैठी मुझे देख रही थी। शायद वह सोच रही थी कि आखिर में मैं ही था
जो उसके साथ खड़ा रहा। कैसे मैंने अपने पिता मिस्टर क्रीन से उसे बचाने की मिन्नतें की थी। रायन की आज की बेरुखी के मुकाबले उसे पहली बार महसूस हुआ कि मैंने वाकई उसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया था, और फिर भी उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। उसने मुझसे कहा, आज दोपहर जल्दी मत जाना, मेरी मीटिंग के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। पता नहीं वह किस बात का इतना बतंगड़ बना रही थी। मुझे थोड़ा अजीब अनीजी महसूस हुआ, लेकिन फिर भी उस दोपहर मैंने कुछ देर उसका इंतजार किया। एला वापस आई और कुछ देर दूर खड़ी होकर चुपचाप मुझे देखती रही। इस महीने के एग्जाम में मेरी रैंकिंग पिछली बार से 50 पायदान और ऊपर आ गई थी। मेरी प्रोग्रेस लाइटनिंग स्पीड से हो रही थी। मुझे अपना बैग पैक करते देख वह आखिरकार बोली, हो गया? मैंने सिर हिलाया। हाँ, तुमने कहा था कुछ बताना है, बोलो। एला ने मेरी साफ आंखों में झांका और कहा, मैंने रायन से ब्रेकअप कर लिया है। मैंने ऐसे नाटक किया जैसे मुझे दोपहर वाली बात का पता ही ना हो। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप बहुत पहले नहीं हो गया था? एला को रायन की बातों से चोट पहुंची थी। उसने दुखी होकर कहा, अब यह ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब से मैं उसके साथ कभी नहीं रहूंगी। तो उसने मुझे इतनी देर सिर्फ यह बताने के लिए इंतजार कराया था, लेकिन अगले ही पल एला ने जो कहा उसने मुझे चौंका दिया। जैक, चलो हम साथ हो जाते हैं। इस बार एला सीरियस थी। वह सिर्फ इसलिए क्यों जाए क्योंकि रायन ने उसे जाने को कहा। वह किसी और को क्यों नहीं चुन सकती थी? अब से वह मुझे पसंद करेगी और दूसरों पर अपनी एनर्जी बर्बाद करना बंद कर देगी। उसकी बात सुनकर मैंने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई अजूबा या मॉन्स्टर हो। एला मुझे प्रपोज कर रही थी। मेरे पिछले जन्म में वह हर बार मेरे साथ रहने में कतराती थी। हर दिन वह ऐसे बर्ताव करती थी जैसे मैं उसके साथ जबरदस्ती कर रहा हूँ, और अब वह खुद कह रही थी कि उसे मेरे साथ रहना है। एला ने मेरी हैरानी भांप ली। क्या हुआ? उसे लगा था कि मैं तुरंत हाँ कह दूंगा, पर मेरा रिएक्शन थोड़ा अलग था। मैंने अपना चेहरा घुमाया और हल्की सी खांसी की। देखो, अभी तो मैं सिर्फ एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। मैं बस अपना होमवर्क करना चाहता हूँ। जहाँ तक डेटिंग की बात है, मैंने अभी उस बारे में सोचा नहीं है। एला ने पहले भी मुझसे यही सब कहा था। क्या तुम जानबूझकर मुझे नीचा दिखा रहे हो? स्पाइकिंग नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले रिजेक्ट किया था। मैंने उसकी ओर देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी आंखों में तो अभी भी तुम्हारे लिए वही पुराना प्यार है। बस बात यह है कि तुमने हाल ही में देखा ही है मेरे डैड सोफिया को कितना पसंद करते हैं। उसे थोड़ा उदास देख मैंने उसकी भावनाओं को सहलाया। मुझे पता था कि इस औरत की प्राइड घमंड कितनी स्ट्रांग है। मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी नजरों में मुझे दुनिया की बेस्ट लड़की से शादी करनी चाहिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे ग्रेड्स हमेशा सोफिया से पीछे रहते हैं। क्यों ना तुम थोड़ी मेहनत करो, और जब तुम सोफिया को पीछे छोड़ दोगी, तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एला ने मुझे ठंडी नजरों से देखा। सोफिया को पीछे छोड़ना? क्या वह जानबूझकर पीछे रहती? अगर वह उसे हरा सकती तो बहुत पहले कर चुकी होती। एला बोली, अगर तुम मुझे रिजेक्ट करना चाहते हो तो साफ कह दो। ऐसे बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा। मुझे यकीन है कि तुम्हें यह काबिलियत है। आखिर मेरा परिवार लेकवुड का सबसे अमीर परिवार है। अगर तुम मुझसे शादी करती हो तो सब कुछ तुम्हारा होगा। ऐसे में मेरे डैड की थोड़ी रिक्वायरमेंट्स होना जायज नहीं है क्या? जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उसे और उकसाया। या फिर दिल ही दिल में तुमने मान लिया है कि तुम सोफिया जितनी अच्छी नहीं हो? मुझे याद आया, पहले जब मेरे ग्रेड्स खराब थे, वह मुझे दो चार चीजें समझाती और मुझे समझ नहीं आता तो वह मुझ पर चिल्लाने लगती थी। मुझे स्टूपिड कहती थी और कहती थी कि मैं रायन जैसा होशियार नहीं हूँ। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझती थी ना। तो अब देखते हैं वो सोफिया को कैसे हराती है। मैंने अपना बैग उठाया और अफसोस जताते हुए कहा, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी मांग बहुत ज्यादा है तो भूल जाओ, लेकिन अला, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स की गवाही जमीन और आसमान दोनों दे सकते हैं। तुम्हारे साथ एक ही कॉलेज में जाने के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ। तुम्हारे और सोफिया के बीच का फासला उतना बड़ा नहीं है। शायद वह बस लकी है। फिर भी तुम मेरे लिए थोड़ी कोशिश भी नहीं करोगी? अगर रायन होता तो तुम पक्का करती। चूंकि तुम्हारे दिल में अभी भी वही है, तो मेरी भावनाओं के साथ खेलना बंद करो। मैं अब और हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोलते बोलते मेरी आवाज बहुत धीमी और मासूम हो गई, जैसे मैं बहुत पिटिफुल बेचारा हूँ। मैं क्लास के दरवाजे से बाहर निकल चुका था। चूंकि मैंने दोपहर में रायन से कुछ नई ट्रिक्स सीखी थी, मुझे लगा कि मेरी परफॉर्मेंस आज काफी जबरदस्ती थी। मैं कार में बैठा और ड्राइवर से कहा, चलो। ड्राइवर ने मेरी ओर देखा। वह एला का इंतजार कर रहा था। मैंने स्कूल के गेट से बाहर आती एला को देखा, जो हमसे बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। उसे वहीं छोड़ते हुए मैंने ड्राइवर से कहा, चलो निकल यहाँ से। क्या पागलपन है? पहले रायन से दिल तुड़वा लिया और अब मेरे साथ रहना चाहती है। क्या उसे वाकई लगता है कि मैं अभी भी उसे पसंद करता हूँ? जब मैं घर पहुंचा, सोफिया ने मुझे अकेला वापस आते देखा। वह थोड़ी हैरान थी। ऐना कहाँ है? मैं मुस्कुराते हुए सोफिया के पास गया। मुझे नहीं पता। ये मत कहना कि तुम उसे मिस कर रही हो।
सोफिया ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मेरा मूड इतना अच्छा देखकर उसने पूछा, अब तुमने कौन सा नया कांड किया है? मैंने हंसते हुए कहा, रायन ने उसे डंप कर दिया और अब वो मेरे साथ रहना चाहती है। मैंने उससे कह दिया, अगर तुम्हारे ग्रेड सोफिया से ऊपर आ गए तो मैं मान जाऊंगा। अब मैं सोफिया पर काफी भरोसा करने लगा था, इसलिए उसे सब सच बता दिया। कभी कभी जब मैं उससे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करता तो मुझे लगता कि मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। मैं एक रीबॉर्न इंसान था। मैंने अगले 10-15 सालों का सब कुछ देखा था। लेकिन सोफिया की सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बिना देखे ही अंदाजा लगा लेती थी कि आने वाले सालों में कौन सा बिजनेस मुनाफा देगा, जैसे उसके पास कोई दिव्य शक्ति हो। मेरी बात सुनकर सोफिया एक पल के लिए रुकी, फिर बोली, सच में? तो फिर मैं भी अपनी पूरी जान लगा दूंगी। मुझे समझ नहीं आया, किस चीज में जान लगा दोगी? ये पक्का करने में कि तुम उसके साथ कभी ना हो पाओ। मैंने मन ही मन सोचा, तुम्हें तो कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। मैंने एला से वो बात इसलिए कही थी क्योंकि मुझे पता था कि सोफिया और उसके बीच का फासला बहुत बड़ा है। सोफिया पहले से ही एक ऐसा पहाड़ थी जिसे चढ़ना नामुमकिन था, और अब तो वो और भी ज्यादा मेहनत करने वाली थी। एला के लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। रात का खेल, बिटरनेस और रिवेंज। हम स्टडी रूम में पढ़ रहे थे कि तभी मेरा फोन बजा। एला का मैसेज था, मैंने ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन कर ली है, तुमने जो कहा मैंने उस पर सोचा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैसेज देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। सोफिया ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, एला कह रही है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगी। मुझे लगा था कि वो मेरी बात सुनकर हार मान लेगी, पर रायन से सीखी हुई वो ट्रिक्स वाकई काम कर गई। एला शायद अपनी हार नहीं मानना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे सोफिया से कमतर समझें। एला अपनी ट्यूशन क्लास खत्म करके रात को वापस आई। अब वो रात को क्रीन हाउस के सर्वेंट क्वार्टर में रुकने लगी थी ताकि सुबह मेरे साथ स्कूल जा सके। हालांकि मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं कहा था, फिर भी वो नहीं चाहती थी कि सोफिया हर वक्त मेरे साथ अकेले रहे। जब वो वापस आई तो थॉर्नटन एस्टेट की लग्जरी कार सोफिया को पिक करने आई थी। उस गाड़ी को देखकर, जो सोफिया की रईस खानदान की पहचान थी, एला को अपनी औकात थोड़ी कम लगी। वे मेरे पास आई और पूछा, वो चली गई? मैंने सिर हिलाया, हाँ, हमने खाना भी खा लिया। क्या तुमने खाया? मेरा अपनी फिक्र करते देख उसे थोड़ा अच्छा लगा। मैंने खा लिया। उसने कहा, चलो फिर, मैं सोने जा रहा हूँ। एला ने मुझे पीछे से आवाज दी, जैक, क्या तुम सोफिया से ट्यूशन लेना बंद कर सकते हो? मैंने कहा, सीरियसली क्यों? तुम बहुत बेतुकी बातें कर रही हो। वो सिर्फ मुझे पढ़ा रही है, मैं उसे डेट नहीं कर रहा। तुम इतनी पेटी छोटी सोच वाली क्यों हो रही हो? ये कहते हुए मैं पूरी तरह धर्मी बन रहा था। अगर ये मेरा पिछला जन्म होता तो मैं कभी ऐसा नहीं कर पाता। पर अब मुझे समझ आया, हाँ, इसमें तो बड़ा मजा आ रहा है। कोई हैरानी नहीं कि एला को मुझे इस तरह ट्रीट करना क्यों पसंद था। पहले अगर मैं रायन के बारे में जरा सी भी शिकायत करता तो वो मुझ पर ऐसे ही हमला करती थी और मुझे पेटी कहती थी। आज विलन के रास्ते पर चलकर विलन के लिए ही कोई रास्ता न छोड़ना वाकई सुकून दे रहा था। एला को वहां सुन्न खड़ा देखकर मैंने अपना चेहरा फिर से मासूम बना लिया। एला, मैं बस अपने ग्रेड्स सुधारना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे लायक बन सकूं। मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इडियट कहें। क्या तुम भी पहले मुझे नीची नजरों से नहीं देखती थी? अगर मेरे ग्रेड्स खराब रहे तो क्या तुम्हें मेरे साथ रहने में शर्मिंदगी नहीं होगी? मेरी आवाज में एक हल्का सा दर्द ग्रीवेंस था। एला बहस करना चाहती थी, पर मुझे इतना हर्ट देखकर उसे तुरंत गिल्टी महसूस हुआ। आई एम सॉरी, उसने धीमे से कहा। मैंने एक कड़वी मुस्कान के साथ हार मानने का नाटक किया। मैं तुम्हें दोष नहीं देता, किसी को भी बेवकूफ इंसान पसंद नहीं होता। मैं बस तुम्हारे लिए कड़ी मेहनत करना चाहता हूँ ताकि मैं खुद का एक बेहतर वर्जन बन सकूं। मेरी इस बात ने एला सेरेना को पूरी तरह कन्विंस कर लिया। उसे एहसास हुआ कि वो वाकई थोड़ी अनरीजनेबल हो रही थी। मैं समझती हूँ, बस मुझे डर लगता है कि कहीं सोफिया सेलेस तुम्हें पसंद न करने लगे। उसकी फिक्र देखकर मैंने कहा, वो ऐसा नहीं करेगी। एला ने पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने ठंडी आ भरी, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अमीर बच्चे बेवकूफ होते हैं? उसे मुझ में क्या दिखेगा? मैं इतना डल स्टूपिड हूँ उसके सामने में क्या बिसात? अगर मेरे डैड का हाथ न होता तो वो मेरी तरफ मुड़कर देखती भी नहीं। मेरी ये आखिरी बात एला को एकदम सच लगी। सोफिया कोई बेवकूफ नहीं थी। एला की नजरों की सख्ती अब धीरे धीरे नरम पड़ गई। ठीक है, जाओ आराम करो। अब से मैं तुम्हारे और उसके बारे में और सवाल नहीं करूंगी। उसे अपनी बातों में फंसा देख मैंने गुड नाइट कहा और अपने कमरे में चला गया। सर्द रातें और कड़वा सच। अगले कुछ दिनों तक एला अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाने लगी। काम के बाद वो वापस ग्रीन हाउस आती। मेरे पिता को इससे कोई एतराज नहीं था। मैंने भी उसे घर में रहने से नहीं रोका, लेकिन उसे एक ढेला सेंट तक नहीं दिया। बहुत सी औरतें कह सकती हैं कि वो आपके लिए मर सकती हैं, लेकिन जब सच में कुछ छोड़ने या कुर्बान करने की बात आती है तो वो 1 इंच भी पीछे नहीं हटी। जल्द ही फाइनल एग्जाम्स का वक्त आ गया।
इस दौरान एला पैसे बचाने की कोशिश कर रही थी। सुबह तो वो मेरे साथ कार में स्कूल चली जाती, लेकिन शाम को नहीं। रात को काम खत्म करने के बाद वो पब्लिक बस या ट्रेन से वापस आती। लेकवुड की सर्द रातें काफी बेरहम थीं। उसकी लाइफ अब काफी स्ट्रगल भरी हो गई थी। रायन ब्रैंडन को लगा था कि एला उसके पास वापस आएगी, लेकिन उसने देखा कि मेरे साथ स्कूल जाने के अलावा उसका रायन से कोई वास्ता ही नहीं था। वो उसे किसी अजनबी की तरह ट्रीट कर रही थी। तभी एक दोपहर रायन मेरे सामने ही एला के पास आया और एक सवाल पूछने लगा। एला, क्या तुम मुझे ये प्रॉब्लम समझा सकते हो? एला ने साफ मना कर दिया, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। वो गंभीरता से कुछ लिख रही थी। उसने अपना सिर तक नहीं उठाया। रायन वहीं खड़ा उसे देखता रहा। उसका चेहरा उतर गया, हर्ट एक्सप्रेशन। मैं मुस्कुराया। क्या प्रॉब्लम है? लाओ, मैं समझा देता हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा, रायन ने मुझे से देखा जैसे मैं कोई मजाक हो। अगर तुम्हारा मन नहीं है तो रहने दो, उसने एला से कहा। उसने देखा कि उनके बीच कोई बातचीत नहीं हो रही, तो शायद वो माहौल को थोड़ा हल्का करने की कोशिश कर रहा था। रायन मेरे बगल में बैठ गया और एला से बोला, एला, नया साल न्यू ईयर आने वाला है। इस बार छुट्टियां कहाँ बिता रही हो? अपने होम टाउन जा रही हो? एला ने रूखेपन से कहा, नहीं, नहीं जा रही। रायन ने पूछा, तो क्या तुम नया साल ग्रीन हाउस में मनाओगी? उसने मेरी तरफ उत्सुकता से देखा। पहले एला हमेशा मेरे घर पर ही न्यू ईयर मनाती थी। तभी एला ने मेरी ओर देखा। उसे लगा कि इस साल वो मेरे साथ रहकर सोफिया को मुझसे दूर रख पाएगी। मैंने बीच में ही बोल दिया, इस साल शायद ये मुमकिन नहीं होगा। रायन को समझ नहीं आया क्यों? मैंने अपनी नाक खुजलाई और कहा, मैंने डैड से वादा किया है कि इस बार छुट्टियों में मैं न्यूयॉर्क जाऊंगा। एला ने मुझे हैरानी से देखा। मैंने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, दरअसल कुछ दिन पहले ही बात हुई थी। मैंने सोफिया से पूछा था कि वो छुट्टियां कहाँ मना रही है। उसने बताया कि वो न्यूयॉर्क जाएगी और उसने मुझे भी साथ चलने को कहा। मैं तैयार हो गया। हम एग्जाम्स के बाद निकलने वाले थे। पर जाहिर है मैं ये नहीं कह सकता था कि ये सोफिया का आइडिया था। आखिर मुझे एला के सामने अपना नाटक भी तो जारी रखना था। रायन ने बड़ी हसरत से मेरी तरफ देखा। ये तो बहुत अच्छा है, मैं तो कभी नहीं गया। उसे अंदाजा था कि एला शायद मेरे साथ ही जाएगी। काश वो भी साथ जा पाता। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, चलो तुम भी साथ चलो। रायन चौंक गया। सच में? मैंने बड़ी उदारता जनरसली दिखाई। हाँ, मुझे फ्लाइट की टिकट के पैसे ट्रांसफर कर दो। मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हारी भी बुकिंग करा दूंगा, होटल भी बुक करवा दूंगा। आखिर हम दोस्त हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। शर्माओ मत। रायन एक पल के लिए सुन्न फ्रीज हो गया। फिर उसने पूछा, फ्लाइट की टिकट कितने की है? मैंने लापरवाही से जवाब दिया, राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लास शायद 3,000 के ऊपर होगी, लेकिन मैं हमेशा बिजनेस क्लास में सफर करता हूँ। फ्यूल चार्जेस मिलाकर एक टिकट करीब 5,000 के आसपास पड़ेगी। रायन का मुंह खुला का खुला रह गया। इतना महंगा? मैं बिल्कुल शांत अनफेज था। छुट्टियों के पास टिकटों के दाम और बढ़ जाते हैं। बेहतर है कि कोई पहले ही बुकिंग में मदद कर दे। टिकट की कीमत सुनकर रायन सन्न रह गया। तो फिर रहने दो, मैं नहीं जाना। आने जाने का 5,000। उसके पेरेंट्स की महीने की कुल सैलरी भी इतनी नहीं थी। दरअसल उसे लगा था कि शायद मैं उसके पैसे भर दूंगा। एला इतने समय से मेरे साथ थी, पर रायन को उसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा था। वह थोड़ा चिढ़ गया। मैंने बात जारी रखी, तुम नहीं जा रहे? यह तो बहुत बुरा हुआ। जब तक रायन अपने पैसे खुद दे रहा था, मुझे उसे साथ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। पर रायन मुझे बेवकूफ समझ रहा था। नो वे, नो वे, रायन ने झेपते हुए कहा। मैं विंटर ब्रेक में थोड़ा बिजी हूँ, ऊपर से होमवर्क भी बहुत है। मैंने सिर हिलाया। फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। एला और रायन का टकराव। उसी दोपहर रायन और एला अपनी मीटिंग के लिए गए। रायन ने एला से कहा, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है। एला आगे चलती रही। किस बात की जलन? रायन बोला, जैक के साथ न्यूयॉर्क जाने की। कितना पैसा है उसके पास? सिर्फ वही इतना खर्च कर सकता है। ये सब वही पैसा है जो उसने अमीर बुढ़ियों के साथ रहकर कमाया है। रायन जानता था कि मैं उसे साथ नहीं ले जाऊंगा, पर अगर एला जिद करती तो शायद मैं मना नहीं कर पाता। एला ने रायन की तरफ देखा। तुम जाना चाहते हो? रायन ने जानबूझकर कहा, देना तो चाहता हूं, पर छोड़ो। जब मैं किसी बड़े कॉलेज में पहुंच जाऊंगा तब खुद जाऊंगा। उसने जबरदस्ती की मुस्कान चेहरे पर लाते हुए बात खत्म की। पहले जब भी वह ऐसी बातें करता था, एला उसे साथ ले जाने के लिए कुछ भी कर गुजरती थी। पर इस बार एला ने वैसा नहीं किया जैसा उसने सोचा था। मेरा मन तो था कि मैं उससे तुम्हें भी ले जाने को कहूं, और क्या तुमने ही नहीं कहा था कि मुझे उसे नाराज नहीं करना चाहिए? ये सुनकर रायन सुनना फ्रीज रह गया। इसका मतलब साफ था, अब से उनकी किसी भी एक्टिविटी में रायन शामिल नहीं होगा। अब वो उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती थी। रायन ने एला को मेरे पास इसलिए भेजा था ताकि वो पैसे कमा सके, इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ मजे करे और रायन को भूल जाए। उसने दुखी होकर पूछा, एला, क्या तुम मुझसे नाराज हो? जाहिर है
एला उससे बहुत नाराज थी। इतने दिनों से जो गुस्सा उसने दबा रखा था वह व्यंग्य सार्केज्म बनकर निकला। मुझसे क्या हक है तुम पर नाराज होने का? तुम ही तो चाहते थे कि मैं जैक के साथ रहूं, तो अब मैं उसके साथ ही हूं। जैसा तुम चाहते थे मैं उससे शादी कर लूंगी। शादी शब्द सुनते ही रायन की आंखें फटी की फटी रह गईं। तुम जैक से शादी कर रही हो? क्या तुम सीरियस हो? एला बोली, क्यों नहीं? अगर मैं उससे शादी कर लेती हूँ तो मैं अपनी लाइफ के पीक पर पहुंच जाऊंगी। क्या तुम मेरा भला नहीं चाहते? सच बोलूं, इतना सपोर्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर तुम लोग चाहते हो कि पार्ट 3 जल्दी आए तो इस वीडियो को लाइक करो। जितना फास्ट टारगेट कंप्लीट होगा उतना फास्ट नेक्स्ट पार्ट ड्रॉप होगा। मुझे अच्छे से रहते देख तुम्हें तो खुश होना चाहिए, है ना? रायन ने बोलना चाहा, नहीं मैं, और एला ने उसे बीच में ही काट दिया। बस बहुत हुआ। तुमने ही पिछली बार ब्रेकअप की बात की थी और अब हमारा वाकई ब्रेकअप हो चुका है। मैं अब तुमसे कभी पैच अप नहीं करूंगी। अब जिसे मैं पसंद करती हूँ वो जैक है। कम से कम वो तो मुझे सच्चे दिल से चाहता है, तुम्हारी तरह नहीं। इतना कहकर एला वहां से चली गई। रायन उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में घबराहट पैनिक होने लगी। क्या वह वाकई उसे छोड़कर जा रही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। रायन के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। पार्किंग लॉट का ड्रामा। स्कूल खत्म होने के बाद एला मेरे पीछे पीछे आई। तुम न्यूयॉर्क जा रहे हो ना, एग्जाम्स के बाद? मैंने सिर हिलाया। हाँ, मैं तुम्हारे साथ न्यू ईयर नहीं मना पाऊंगा, पर मैं तुम्हारे लिए वहां से कोई गिफ्ट जरूर लाऊंगा। एला ने हैरान होकर मुझे देखा। तो तुम मुझे साथ नहीं ले जा रहे? मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा, मैंने पहले ही कहा था ना कि इस बार मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। तब तक मिसेस पोर्टर और बाकी सब भी छुट्टियों पर चले जाएंगे। तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मुझे ज्यादा याद मत करना। इतना कहकर मैं कार के सामने रुक गया। चलो, मैं चलता हूँ। इस वक्त एला का चेहरा देखने लायक था। उसने अभी अभी रायन को झूठ बोला था कि वो मेरे साथ न्यूयॉर्क जा रही है, और अब मैं कह रहा था कि मैं उसे नहीं ले जा रहा। एला तुरंत चिढ़ गई। जैक, तुमने जो साथ होने टुगेदर की बात की थी, क्या वो अब भी सच है? मैंने कहा, बेशक सच है, पर अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, अपना पूरा फोकस उस पर लगाओ। तुम सोफिया को हरा सकती हो, है ना? पर आज ज़ेला को अचानक अकल आ गई थी। उसे बेवकूफ बनाना अब उतना आसान नहीं था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम वाकई मेरे साथ नहीं रहना चाहते? मैं 2 कदम पीछे हटा और उसे ऐसे देखा जैसे मुझे यकीन ही ना हो रहा हो। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। क्या तुम्हें वाकई महसूस नहीं होता? एला के माथे पर बल पड़ गए। उसे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम अब मुझे पहले जैसा ट्रीट नहीं करते। एला को याद आ रहा था कि कैसे पहले मैं उसे बिना मांगे पॉकेट मनी देता था, उसे रोज ट्यूशन जाने के लिए मजबूर नहीं करता था, और सोफिया के साथ इस तरह लवी-डवी नहीं होता था। उसकी पुरानी बातें सुनकर मैं बेबसी से मुस्कुराया। अगर तुम्हें लगता है कि प्यार का मतलब वही पुराना जैक है जो तुम्हारे और रायन के लिए नौकर बना रहता था, तो मैं वो अब दोबारा नहीं कर सकता। एला डर गई कि कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं। उसने तुरंत सफाई दी, मुझे तुमसे वो सब काम नहीं करवाने। मैं बस यह जानना चाहती हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैंने बेरुखी से कहा, क्या मैंने पहले नहीं बताया? उसने पूछा, जब तक मेरे मार्क्स सोफिया से ज्यादा नहीं आते तब तक तुम मेरे साथ नहीं होगे, और अगर मैं उसे नहीं हरा पाई तो? मैंने अपने होंठ भींचे और सीधे टॉपिक बदल दिया। मेरा आगे का प्लान फिक्स है। मैं तुम्हारे साथ और नहीं रुक सकता। जो भी बात है रात को घर पर करेंगे। मैं मुड़ा और कार में बैठ गया। शीशे से मैंने एला को देखा, जो वहीं खड़ी मुझे जाते हुए देख रही थी। वह काफी बेचारी पिटिफुल लग रही थी, और मैंने ड्राइवर को चलने का इशारा कर दिया। उसे इस तरह तड़पाना उसके कर्मों का फल था। इंपीरियल होटल, सी फूड और नया गेम। ड्राइवर मुझे इंपीरियल होटल ले गया। स्कूल खत्म होने से पहले ही मैंने सोफिया को यहाँ बुलाया था। मिस्टर नाइट ने बताया था कि उनके होटल में ताज़ा सी फूड आया है। मैं बचपन से ही खाने का शौकीन रहा हूँ, और जैसे ही सुना कि कोस्टल एरिया से मैंटिस श्रिम्प मंगवाए गए हैं, मैं खुद को रोक नहीं पाया। पिछले जन्म में बीमारी की वजह से मैं कुछ नहीं खा पाता था, और फिर पैसे भी नहीं थे। अब जब मैं वापस आया हूँ तो खुद को ट्रीट देना तो बनता है। जब मैं पहुंचा, सोफिया वीआईपी रूम के बाहर खड़ी फोन पर बात कर रही थी। मैंने उससे पूछा, ईशान आ गया? सोफिया के माथे पर बल पड़ गए। हाँ, पर तुमने उसे यहाँ क्यों बुलाया? पिछली बार ईशान का बर्ताव मेरे साथ बहुत खराब था, इसलिए सोफिया उसे पसंद नहीं कर रही थी। मैंने कहा, आखिर वो तुम्हारा भाई है। वो पहले से ही मुझे पसंद नहीं करता। उसे यहाँ बुलाकर मैं अपने रिश्ते सुधारना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर सोफिया हैरान रह गई। तुम पिछली बार की बात से नाराज नहीं हो? मैं हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, वो गलत नहीं था। मैं पहले वाकई ब्रेनलेस था। सबको पता था कि मैं एला का पालतू कुत्ता हूँ। इसके अलावा, अगर मेरी तुम्हारे भाई से नहीं बनी
तो कल को अगर मैं तुमसे शादी करूं और तुम बीच में फंस जाओ तो कितना अजीब ऑकवर्ड लगेगा। सोफिया मुझे एकटक देखने लगी। तो तुम मुझसे शादी करने का प्लान बना रहे हो? सच में? आए। इससे पहले कि सोफिया कुछ और कहती, मैंने उसकी आस्तीन स्लीव पकड़ी और कहा, चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। ईशान के साथ तकरार और प्यार। मैंने वीआईपी रूम का दरवाजा खोला। ईशान वहां बैठकर अपने पिता से फोन पर बात कर रहा था। हमें अंदर आते देख उसने फोन काट दिया। उसने मुझे बड़ी हिकारत से देखा, जैसे उसे मेरी परवाह ही ना हो। मैंने उसे ग्रीट किया, ईशान, याद हूं मैं? पिछली बार मिले थे हम। ईशान ने ठंडी आवाज में कहा, बेशक याद है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बोलते बोलते उसकी नजर सोफिया से मिली और उसका सख्त चेहरा तुरंत नरम पड़ गया। दीदी, अगर आपने जोर न दिया होता तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। दरअसल सोफिया की उनके खानदान में बहुत इज्जत थी। अंकल थॉर्नटन अपने बेटे के साथ बहुत सख्त थे और उसे पॉकेट मनी भी कम देते थे। इसलिए अक्सर ईशान को कुछ खरीदना होता तो वह सोफिया से ही पैसे मांगता था। मैं मुस्कुराया, बस तुम्हें कुछ अच्छा खाना खिलाने के लिए बुलाया है। ईशान मुझे घूरने लगा, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है। मैंने कहा, ठीक है फिर, बस बैठे रहो, जब हम खा लेंगे तो तुम्हारी दीदी तुम्हें घर छोड़ देंगी। मैंने ऑर्डर दिया और थोड़ी ही देर में टेबल लजीज खाने से भर गई। उसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ गया। मैंने ग्लव्स पहने और एक श्रिम्प छील कर सोफिया को दिया। ये सॉल्ट एंड पेपर मेंटिस श्रिम्प बहुत टेस्टी है, ट्राई करो। सोफिया ने वो पीस लिया और कहा, थैंक यू। मैंने हाथ हिलाया, अरे इसमें क्या? बुरा तो ईशान के लिए लग रहा है, उसे खाना पसंद नहीं है। अब हम दोनों को ही ये सब खत्म करना होगा। ईशान बगल में बैठा था और उसके मुंह में पानी आ रहा था। वह अकड़ कर बैठा था पर उसकी नजरें खाने पर ही थी। मैंने उसकी हालत देखी और एक श्रिम्प छील कर उसकी तरफ बढ़ाया। अब जल्दी से खा भी लो, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। अगला मोड़, क्या जैक ईशान को अपना दोस्त बना पाएगा? और क्या न्यूयॉर्क ट्रिप पर जैक और सोफिया के बीच नजदीकियां और बढ़ेंगी?